जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में। ये है इंग्लिश वोकैबुलरी 75 डेज चैलेंज का 59th डे, जिसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस की 19th क्लास है और एक क्लास और होगी। इसके अलावा फिर आपकी 20 क्लासेस इडियम्स की हो जाएंगी और 60 क्लासेस हो जाएंगी आपकी पूरी सीरीज की। उसके बाद बचेंगी आपकी 15 क्लासेस, यानी कि 15 क्लासेस। और 15 क्लासेस में मैं आपको शानदार ओरिएंटेड वोकैबुलरी कराने वाला हूं मिक्स, जिससे आपका वोकैब पावर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो उस सीरीज के लिए, उस सेशन के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। और डेली सुबह 10 बजे आपको क्लास मिलती है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी मैं यहाँ पे कराता हूँ, वर्ड्स वगैरह, वो बहुत ओरिएंटेड है। तो इनको भाई पढ़ लिया करो अच्छे से। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ओपन स्टडी गुरुकुल, या फिर इंग्लिश बाय अनिल जादव, दोनों कर लेना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आपका काम है, कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, आज की क्लास का एक छोटा सा सेशन होता है जिसमें 40 to 45 इडियम्स हम हर रोज पढ़ते हैं। ठीक है, कभी 40 तो कभी 45। ठीक है ना। सबसे पहला इडियम आपके सामने है, रिपीटेड इडियम है ये, रिपीटेडली पूछा गया है। ग्रीस द पाम क्या होता है? ग्रीस द पाम, किसी की हथेली को गर्म करना, समझते हो? किसी की हथेली को ग्रीस लगाना, समझते हो? इसका मतलब क्या होता है? पैसा देना, रिश्वत देना, घूस देना। ठीक है, आप देख लो, ये भाई साहब इधर डील पक्की हो रही है, नीचे से पैसा दिया जा रहा है इनको। ठीक है, ये होता है घूस देना, रिश्वत देना, टू ब्राइब। किसी को रिश्वत देना होता है ग्रीस द पाम, समझ गए? बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है। हाँ जी, आगे चलते हैं। एक और इडियम होता है, एक होता है टू थ्रो डाउन द ग्लव्स। थ्रो डाउन द ग्लव्स मतलब समझते हो? है, देखो, हार मान लेना। जैसे आप किसी भी चीज के लिए लड़ने के लिए तैयार हो, आपने कहा ठीक है भैया, मैंने अपने हथियार डाल दिए, मैंने हाथ खड़े कर दिए। आप देख रहे हो ये सब आतंकवादी हैं, इन लोगों ने हाथ खड़े कर लिए, हथियार डाल दिए। तो थ्रो डाउन द ग्लव्स, ग्लव का मतलब होता है आपने हार स्वीकार कर ली, आपने सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया, हार मान ली। ठीक है, हाँ जी, ये होता है आपका टू एक्सेप्ट डिफीट या टू सरेंडर, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। थ्रो डाउन द ग्लव, इसका तो मीनिंग आपके पास लिखा हुआ है, टू बी हैंड इन ग्लव विद। ग्लव से दो तरह के इडियम बन गए, एक तो थ्रो डाउन द ग्लव मतलब हार मान लेना, एक होता है हैंड इन द ग्लव। हैंड इन द ग्लव का मतलब जानते हो, जैसे कि आपने अगर इस हाथ में ग्लव्स पहन रखे हैं, तो हाथ और ग्लव दोनों एक दूसरे के कितने नजदीक हैं? बहुत पास पास है ना। हाँ जी, तो हैंड इन ग्लव का मतलब होता है बहुत निकटता होना या बहुत घनिष्ठता होना। ठीक है, समीपता होना। टू बी, अच्छा दो दो बार लिखा हुआ है, टू बी वेरी इंटीमेटली एसोसिएटेड विद। अगर हम किसी चीज़, किसी व्यक्ति, किसी पर्सन से बहुत नियरली जो है मिले हुए होते हैं, बहुत नज़दीक से हम उनको जानते हैं, बहुत पास में होते हैं, घनिष्ठता जिसको कहते हैं ना। टू बी इन हैंड, टू बी हैंड इन ग्लव विद मतलब किसी भी व्यक्ति से हम बहुत ज़्यादा क्या है, नज़दीक हैं, उसके पास है। ठीक है। टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप, बोलने की अच्छी जो कला होती है ना, भगवान ने इसको बोलने की कला दे रखी है। गिफ्ट ऑफ द गैप, एक अच्छा वक्ता होना, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बोलना बहुत अच्छे से आता है, नरेंद्र मोदी जी टाइप। ठीक है। टू बी अ गुड स्पीकर, एक अच्छा स्पीकर होना, एक अच्छा ऑरेटर होना, एक अच्छा वक्ता होना, ये होता है गिफ्ट ऑफ द गैप। या आप ये कह सकते हैं कि बोलने की जो कला होती है उसको भी गिफ्ट ऑफ द गैप कहते हैं। भगवान ने इसको बोलने की कला दी है ऊपर से, गिफ्ट ऑफ द गैप। एक होता है प्ले द गैलरी। टू प्ले द गैलरी का क्या मतलब होता है? प्ले द गैलरी का मतलब होता है लोकप्रियता प्राप्त करना। फिर से नरेंद्र मोदी जी, कोई भी ऐसा काम करिए जिससे लोग आपकी प्रशंसा करने लग जाएं, लोग आपको पसंद करने लग जाएं, लोग आपसे प्रेम करने लग जाएं। ठीक है, टू प्ले द गैलरी, समझ रहे हो? लोगों के बीच में प्रियता बटोर लेना कि भैया मैं सबके सामने और कैसा हो गया हूं, लोकप्रिय हो गया हूं, मतलब लोगों के सामने प्रिय होना। ठीक है, ये होता है टू प्ले द गैलरी। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, अभी तो थ्रो डाउन द ग्लव था, हार मान लेना। एक होता है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। गॉन्टलेट यहां पे क्या होता है? मुकाबला के लिए चुनौती दे देना। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट मतलब कि देखो, थ्रो डाउन दी गॉन्टलेट का मतलब होता है कि चल आजा लड़ ले। थ्रो डाउन दी ग्लव, हार मान लेना। थ्रो डाउन दी गॉन्टलेट,
आजा लड़ ले, चैलेंज करना, ठीक है। टू गिव अ चैलेंज टू अ फाइट, लड़ाई करने के लिए चैलेंज करना, ठीक है, मुकाबला करने के लिए चैलेंज करना, चुनौती देना कि चल आजा लड़ ले। ये भाई साहब यही कर रहे हैं कि चल आजा लड़ ले। ये शांत खड़ा हुआ है, इसको लड़ने का शौक है, ठीक है। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, दोनों रिलेटेड है, थोड़ा सा याद कर लेना, पास पास है। एक होता है गिव अ हैंड, गिव अ हैंड का मतलब होता है साथ देना, सहायता करना, है ना। गिव अ हैंड, आओ आओ आओ, कोई बात नहीं, मैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो हाथ बढ़ाना या हाथ देने का मतलब होता है गिव अ हैंड, मतलब सहायता करना, किसी की हेल्प करना, असिस्ट करना, एड करना, समझ गए, ये इसका मीनिंग होता है। टू गो रेड इन द फेंस, रेड इन द फेंस का क्या मतलब होता है? टू गो रेड इन द फेंस, शर्मिंदा हो जाना, बोलते ना कि यार लाल हो गए, मैं तो शर्म से लाल हो गई, मैं तो शर्म से लाल हो गया, इस तरह से। टू गो रेड इन द फेंस का क्या मतलब होता है? शर्म से लाल होना, शर्मिंदा हो जाना। टू फील एम्बैरेस्ड, टू फील एम्बैरेस्ड, ठीक है। टू गो रेड इन द फेंस का मतलब होता है क्या होना? शर्मिंदा हो जाना, ठीक है जी। द गोल्डन रूल, द गोल्डन रूल का क्या मतलब होता है? एक ऐसा रूल जो सबसे, देखो, आचरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम, जैसे कि ये ना मेरा एक गोल्डन रूल है कि मैं इस काम को सिर्फ ऐसे ही करता हूं, इससे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, ये मेरे लिए गोल्डन रूल है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। एक आदर्श नियम, एक ऐसा नियम जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। बोलते ना कि जैसे ग्रामर के गोल्डन रूल्स है ना, 120 गोल्डन रूल्स, इसका मतलब है कि ओवरऑल 300-400 कॉन्सेप्ट्स में से आपको टॉप मोस्ट जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं 120 रूल्स में, तो उनको कहते हैं गोल्डन रूल, मतलब इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है। अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ कंडक्ट, स्पेशली ऑफ कंडक्ट, आचरण, आपके व्यवहार का जो रूल होता है ना, उसको कहते हैं। गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग, फालतू या कुछ भी वर्थलेस, ऐसी कोई चीज जिसका कोई सेंस, कोई मीनिंग, कोई भी प्रोडक्शन मतलब फायदा, लाभ नहीं है, बेकार, यूजलेस, वर्थलेस। गुड फॉर नथिंग, इसको कहते हैं गुड फॉर नथिंग, मतलब बेकार, यूजलेस, वर्थलेस। इस व्यक्ति को ऐसा ही लग रहा है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम वर्थलेस, ठीक है नहीं। एक होता है हार्ड नट टू क्रैक, मोस्ट रिपीटेड इडियम, मोस्ट रिपीटेड और इजिएस्ट, हार्ड नट टू क्रैक। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपसे नहीं हो पा रही है, आप उसको कह सकते हैं दिस इज अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी, ठीक है। कोई काम जैसे करना बहुत मुश्किल है, आपसे नहीं हो पा रहा है, डिफिकल्ट टास्क, एक बहुत ही कठिन टास्क जो होता है उसको हम कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक मतलब कोई भी ऐसा काम जो आपसे नहीं हो पा रहा है या मुश्किल है उसको करना। फोटो से आप देख सकते हैं इस पहाड़ को, पहाड़ के ऊपर चढ़ाना इस पत्थर को, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ओके, ठीक है। हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई क्या होता है? देखो, हाई एंड ड्राई क्या होता है? बिल्कुल उदास सा बैठा हुआ है, शांत, अकेला व्यक्ति और असहाय, जिसकी कोई सहायता नहीं कर रहा है, उसको नीड है, हेल्प की, सहायता की जरूरत है, बट वो असहाय है, कोई भी उसकी मदद कर नहीं सकता या करने लायक नहीं है या कर नहीं रहा, जो भी है, और वो अकेला पड़ गया है, तो उसको कहते हैं अबंडन्ड, यानी कि त्यागा हुआ, ऐसा व्यक्ति जिसको सबने त्याग दिया है। हाई एंड क्राई, आई एम हाई एंड क्राई नाउ, सी इज हाई एंड क्राई नाउ, समझ गए? तो ये होता है हाई एंड क्राई का मतलब अकेला और असहाय, ठीक है। हैमर एंड टंग्स, हैमर एंड टंग्स का क्या मतलब होता है? लगन से किसी भी काम को करना, टू डू समथिंग विद ग्रेट एनर्जी। आप किसी भी काम को अगर हैमर एंड टोंग, हैमर एंड टोंग, टोंग तो जानते हो चिमटा होता है, हैमर एंड टोंग, और हैमर मतलब हथौड़ा, अगर किसी भी काम को आप समझ रहे हो बहुत लगन से, मेहनत से करना, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आप कर रहे हो उससे बहुत ईमानदारी से और लगन से कर रहे हो, उसको कहते हैं हैमर एंड टंग, ठीक है, लगन से किसी काम को करना। एक होता है हस्बैंड वंस रिसोर्सेज, हस्बैंड, हस्बैंड जानते हो कौन होता है? कम खर्चा करने वाला, ठीक है, हस्बैंड्री।
तो देखो हस्बैंड वंस रिसोर्सेज मतलब पर्स को बहुत सावधानी से संभालना, यानी कि टू मैनेज द पर्स वेरी केयरफुली एंड कॉशियसली। हस्बैंड का मतलब होता है कम खर्चा करना एज अ वर्ब। हस्बैंड्री होता है कम खर्चा करने वाला एडजेक्टिव। हस्बैंड एज ए नाउन होता है पति, मतलब पति के नाम में ही इकोनॉमिक लिखी हुई है। इकोनॉमिक्स मतलब कि ये कंजूस होते हैं, पैसा कम खर्च करते हैं, पैसा समझ रहे बचाते हैं, जो भी है। तो हस्बैंड नाउन पति, हस्बैंड वर्ब कम खर्चा करना, हस्बैंड्री कम खर्चा करने वाला, समझ गए एडजेक्टिव। तो हस्बैंड वंस रिसोर्सेज, आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी पैसा वैसा है उसको हस्बैंड करना मतलब कम खर्चा करना। तो पैसों को या पर्स को संभालना, यानी कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास पैसा है, पर्स मतलब जो पैसा है, जमा पूंजी है, उसको बड़ी सावधानी से खर्च करना। हैंड इन ग्लव विद, अभी अभी पढ़ के आए हैं, या फिर हैंड इन ग्लव, दोनों का मतलब वही होता है किसी भी चीज में शामिल होना, किसी भी चीज में शामिल होना, बहुत घनिष्ठ होना। अभी अभी पढ़ के आए हैंड इन ग्लव का मतलब किसी भी चीज में शामिल होना भी होता है, ठीक है। और मित्रता यानी कि घनिष्ठ होना, ऑन वेरी इंटीमेट टर्म्स। टू होल्ड द एनिमी एट बे, टू होल्ड द एनिमी, दुश्मनी को कहाँ रखना भाई, दुश्मन को बहुत करीब आने से रोकना, दूर रखो भाई, दूर, बे मतलब दूर रखना, ठीक है ना। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, देखो दुश्मन को बहुत करीब आने से रोकना। प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम कमिंग टू नियर। टू होल्ड द एनिमी एट बे, यानी कि आपके अपनी जो दुश्मनी है उसको दूर रखना, परे रखना, ठीक है ना, कि भाई मुझे दुश्मनी मोल नहीं लेनी है। हाँ जी। टू हैव समवन इन लर्च, टू हैव समवन इन लर्च का क्या मतलब होता है, किसी को परेशानी में छोड़ देना। अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो उसको अकेला छोड़ दिया जाता है, टू हैव समवन इन लर्च। टू हैव समवन इन लर्च का मतलब होता है टू डेजर्ट मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना। समवन इन हिज डिफिकल्टीज, उसकी परेशानियों में उसी को अकेला छोड़ देना, ये होता है टू हैव समवन इन द लर्च। समझ गए, अगर कोई परेशानियों में फंसा हुआ है, हमने उसको अकेला छोड़ दिया है, ठीक है भैया। एक होता है हस का मतलब होता है गुप्त, यानी कि सीक्रेट। हस का मतलब होता है सीक्रेट, वेरी सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। ये जो भी बात कर रहे हैं, बहुत ही डिस्कशन जो भी कर रहे हैं, वो कैसा है, टॉप सीक्रेट है। एक होता है ह्यू एंड क्राई, हो हल्ला शोरगुल। क्या होता है, हो हल्ला शोर शराबा। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोर शराबा, चीख पुकार, शोर, नॉइजी एक्साइटमेंट। जैसे बच्चे हैं, अगर बच्चे एक साथ हल्ला करते हैं, है ना, या लोग हल्ला करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो इनको कहते हैं क्या चीज, इसको कहते हैं ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई मतलब चीखना, चीख पुकार, तेजी से एक्साइटमेंट में आके, ठीक है ना, ये होता है। ठीक है। टू हैंग फायर का क्या मतलब होता है, हैंग फायर मतलब होता है कार्य की प्रगति में शिथिलता बरतना। शिथिलता जानते हो, गोइंग ऑन स्लोली। शिथिलता मतलब होता है धीमापन। टू हैंग फायर, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप उसको बहुत ही स्लोली कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। ऐसा अक्सर होता है जो पेड लोग होते हैं ना, पेड मतलब जो पैसे दे के काम करते हैं, दिहाड़ी वाले लोग, वो क्या करते हैं, उनका एक दिन का पूरा होना चाहिए, बस उनको एक दिन का पैसा मिलता है, काम के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है ना। तो दिन के हिसाब से वो क्या करते हैं, काम धीरे धीरे करते हैं ताकि जल्दी से दिन निकल जाए, फिर उनको टेंशन ना हो, ठीक है भैया। तो ये होता है कार्य की प्रगति में शिथिलता बरतना। एक होता है अ हरक्यूलियन टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत कठिन कार्य, वेरी डिफिकल्ट टास्क। हरक्यूलियन टास्क होता है, हरक्यूलियन टास्क होता है, हरक्यूलियन टास्क जानते, हरक्यूलियन कौन थे, हरक्यूलियस कौन थे, एटलस, हरक्यूलियस जानते हो ना, ये प्राचीन मिथोलॉजिकल स्टोरी है, जिसके जो पूरी पृथ्वी को अपने कंधे पर लेके जा रहे थे, तो उनके जैसा काम करना मतलब एक बहुत बड़ा काम करना है, कठिन कार्य करना है। पृथ्वी को कंधे पर रख के कोई घूम सकता है, हरक्यूलियन टास्क, बहुत बड़ा कार्य। हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है अव्यवस्थित अवस्था में होना, इन डिसऑर्डरली स्टेट। अगर मान लो आपके घर का सामान पूरा ऐसे ही इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा हो, तो आप क्या कहोगे कि वो जो सामान है वो हेल्टर एंड शेल्टर है। हेल्टर शेल्टर मतलब इधर उधर पड़ा हुआ है, वो भी डिसऑर्डरली इन डिसऑर्डरली स्टेट। कैसी स्थिति में, डिसऑर्डरली स्टेट में,
समझ गए मेरी बात? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। टू पिक होल्स का क्या मतलब होता है? टू पिक होल्स का क्या मतलब होता है? ये होता है दोष ढूंढना, किसी व्यक्ति के अंदर गलतियां, फॉल्ट ढूंढना। ठीक है, ये होता है टू पिक होल्स। टू पिक होल्स का मतलब होता है इट्स योर फॉल्ट, इट्स माई फॉल्ट, नो इट्स योर फॉल्ट। ये कह रहा है ये मेरी गलती नहीं है, ये कह रहा है ये तेरी गलती है, वो कह रहा नहीं ये तेरी गलती है, वो कह रहा तेरी गलती नहीं तेरी गलती है। इसको कहते हैं टू पिक होल्स। किसी भी काम में छोटे छोटे होल्स ढूंढना कि अच्छा कुछ तो होगा। लोग ऐसे ही तो करते हैं, गलतियां ढूंढते हैं, ये गलतियां कहाँ कर रहा है, इसमें गलती क्या है, ऐसे करके। ये सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम पे। हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग। अगर आपका दिल किसी चीज पे आ गया, इसका मतलब है किसी चीज की तीव्र इच्छा करना। यार कोई कार निकल के जा रही है सामने से, यार काश, वाह क्या मस्त कार है, मेरे पास होती अगर ये, मजा आ जाता। तो हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग, अगर आपका दिल किसी चीज पे आ गया है, अब कार हो या कुछ और हो, समझ जाओ बात तो। ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ समथिंग, अगर आप किसी भी चीज को पाने के लिए आपकी जो तीव्र इच्छा है उसको हम कहते हैं हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग। ठीक है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं, इंग्लिश अनिल जादौन इंग्लिश करके। ठीक है। और ओपन स्टडी गुरुकुल हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है भैया जी, चलिए आगे। एक होता है हिट एंड सीलिंग। हिट एंड सीलिंग का क्या मतलब होता है? देखो, इस व्यक्ति को देख रहे हो, गुस्से में आग बबूला हो रहा है, गुस्से में फूट पड़ना है एकदम पूरा, कि सुनो भाई तो मैं जान से मार दूंगा, जो भी इसके अंदर भड़ास थी वो सारी निकाल दी गुस्से में। एक्सप्लोड इन एंगर। हिट एंड सीलिंग का मतलब होता है एक्सप्लोड इन एंगर, गुस्से में भड़क जाना, फूट जाना। ठीक है भाई। चलिए, एक होता है इन अकॉर्डेंस विद। इन अकॉर्डेंस विद तो एक फ्रेज होता है, जनरली हम यूज करते रहते हैं किसी भी चीज के अनुसार। ये कंप्लीट फ्रेज होता है इन अकॉर्डेंस विद यू, इन अकॉर्डेंस विद मी। ठीक है, मेरे अनुसार, इन अकॉर्डेंस टू दिस कॉन्टेक्स्ट, है नहीं, विद दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, ऐसे करके। तो ये अलग से फ्रेज होता है ना। इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है इन कन्फर्मिटी विद, यानी कि किसी भी चीज के अकॉर्डिंग, अकॉर्डेंस अकॉर्डिंग, अनुसार, के अनुसार, किसी व्यक्ति या किसी चीज के अनुसार। ठीक है। इन अ नट शेल, संक्षेप में, संक्षिप्त में। ठीक है, संक्षेप मतलब बहुत ही ब्रीफली। अगर आप किसी भी चीज को, जैसे आई टोल्ड अ स्टोरी इन अ नट शेल, मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई है बहुत ही संक्षेप में, या आई विल टेल यू अ स्टोरी इन अ नटसेल, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा बहुत ही संक्षेप में, यानी कि ब्रीफली, ब्रीफली इन अ सिंपल एंड ब्रीफ मैनर, बहुत ही सिंपल और छोटे, है ना, छोटे मैनर। इचिंग पाम का मतलब होता है खुजली होना, समझते हो नहीं, यानी कि बेईमानी। इचिंग पाम मतलब यार पैसा आना चाहिए, यार मजा नहीं आ रहा, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, बेईमान। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? इचिंग पाम, यानी कि ये व्यक्ति चीट कर रहा है इसको। ठीक है ना, हाँ जी। डिसऑनेस्टी या विश टू स्टील थिंग्स, कुछ भी चोरने के लिए, चुराने के लिए क्या कर रहा है? वो तीव्र इच्छा कर रहा है, समझ गए जी। तो इचिंग पाम का मतलब होता है बेईमानी। इन द एयर मतलब हवा में होने का मतलब चारों तरफ फैला हुआ, ऐसी कोई चीज जो चारों तरफ है, जैसे कि कोई वायरस है और वो हवा में फैल गया। इन द एयर, बीइंग डिस्कस्ड और थॉट अबाउट, एक ऐसी चीज है जो चारों तरफ फैली हुई है। इन द एयर का मतलब होता है चारों तरफ फैली हुई कोई चीज है, चारों तरफ फैल गई है, तो उसको हम बोलते हैं दिस इज इन द एयर नाउ, ये तो अब चारों तरफ फैल चुकी है ये बात। तो एक होता है इन अ फॉग। इन अ फॉग का मतलब होता है अस्पष्ट। अब देखो, फॉग तो आप जानते हैं, जो झाग होता है, जो धुंध होती है, वो कैसी होती है? वो एकदम अनक्लियर जैसी होती है, जिसमें कुछ भी दिखता नहीं है, साफ सुथरा। ठीक है। तो अस्पष्ट यानी कि कंफ्यूज, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, हाँ जी, ये होता है। इन अ फॉग का मतलब होता है अस्पष्ट। एक होता है इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। इन दी आई ऑफ द स्टॉर्म, तूफान की आंखों में देखने का मतलब किसी विवाद के केंद्र में। ठीक है। इन दी आई ऑफ द स्टॉर्म, भाई जो भी तूफान है उसकी आंख, मतलब समझते हो, कोई भी बड़ा मैटर है उसके सेंटर में होना, उसकी मेन चीज में होना। ठीक है ना, हाँ। बी इन अ कंट्रोवर्शियल सिचुएशन, एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में होना,
इन द आई ऑफ द स्टॉर्म का मतलब होता है किसी भी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन के अंदर होना, किसी विवाद के केंद्र में होना, बीचों बीच फंस जाना। ठीक है भैया, इन दोनों में विवाद हो रहा है, ये मैडम फंसी हुई है बीच में, आप ऐसे कह सकते हो। एक होता है टू ज्वाइन फोर्सेस। टू ज्वाइन फोर्सेस मतलब आर्म्ड फोर्सेस अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो क्या हो गया भैया, सब लोग एक हो गए, यानी कि किसी भी चीज के खिलाफ लड़ने के लिए एकत्रित हो जाना, इकट्ठे हो जाना, या एक हो जाना, एक मत हो जाना, एकजुट हो जाना। टू ज्वाइन फोर्सेस, फोर्सेस मतलब होता है आपकी सेनाएं या ताकत या बल कह सकते हैं, आपने चीजों को जोड़ लिया, किसी भी चीज से लड़ने के लिए एकत्रित होना, एक हो जाना। ज्वाइन टुगेदर या बिकम यूनाइटेड, सब लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो इसका मतलब होता है टू ज्वाइन फोर्सेस। ठीक है, एक और इडियम होता है टू कीप द वॉफ फ्रॉम द डोर। ये तो हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये तो कई बार रिपीटेडली पढ़ा है ये भी, कि भूखे रहना, भूखमरी से दूर रहना, सॉरी भूखमरी को दूर रखना। जैसे कि आपको भूख लग रही है या फिर आपके यहाँ भूखमरी है, आप घर चलाने के लिए मतलब आप खाने पीने के लिए कुछ नहीं, तो आप क्या करते हैं, आप पैसा कमाने जाते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे आपका घर चल सके, पेट पल सके, भूखमरी को दूर कर सकें। यही होता है भूखमरी से दूर रहना, यानी कि टू कीप अवे हंगर एंड स्टार्वेशन। टू कीप अवे फ्रॉम स्टार्वेशन, अपने आप को भूखमरी से दूर रखना। ठीक है ना, जैसे ये लोग कर रहे हैं, इनके यहाँ भूखमरी है बट फिर भी ये क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भूखमरी से दूर रह रहे हैं। ठीक है, कीप एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब होता है दूरी बनाए रखना। ठीक है, किसी भी चीज से दूर रहना या परहेज करना, कि सुनो तुम मेरे पास मत आना भाई, मुझे तुमसे दूर रहना है ना, प्लीज कीप एट एन आर्म्स लेंथ। ठीक है, मेरे से दूर रहो। टू कीप समबडी अवे, किसी भी व्यक्ति को दूर रखना या उससे दूर रहना, ये होता है टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ। ये भी मोस्ट रिपीटेड है, ऐसा नहीं, सब के सब इडियम्स रिपीटेड हैं। जो रिपीटेड हैं, जो बार बार पूछे गए हैं रिपीटेडली कई कई टाइम्स, उनको मैं यहां पे डिस्कस करा रहा हूं। ठीक है भाई, एक होता है लार्ज हार्टेड, जिसका दिल बहुत बड़ा है, दयालु व्यक्ति, उदार व्यक्ति। लार्ज हार्टेड मैंने कहा भाई ये तो बंदा लार्ज हार्टेड है, यानी कि इसका तो दिल बहुत बड़ा है, जेनरस है, ये तो बंदा उदार है, ये तो कुछ भी दे देता है। ठीक है ये कह रहा है टू बी माई मॉम, ये कह रहा है मेरी मम्मी बन जाओ। ठीक है, इसने काट दिया है बी माई मॉम, कोई बात नहीं। अ लीन पैच का मतलब क्या होता है, एक होता है खराब दौर, जो कि सबका चल रहा है, हर किसी की लाइफ में खराब दौर चल रहा है, हर कोई डिप्रेस्ड है, हर कोई बिखरा हुआ है, हर कोई परेशान है, हर कोई चिढ़ा हुआ है, सबका दौर खराब चल रहा है। अगर सबका दौर खराब चल रहा है तो ये अच्छा समय जा कहाँ रहा है, सबका जीवन खराब है तो अच्छे लोग हैं कहाँ धरती पे। तो ये दौर सबके लिए खराब है, जिससे पूछो वही डिप्रेस्ड है, जिससे पूछो वही परेशान है, जिससे देखो वही परेशान है। तो खराब दौर, खराब दौर को कहा जाता है अ लीन पैच। अ लीन पैच, खराब दौर मतलब खराब समय। ठीक है, अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, किसी भी चीज की। लीव्स एंड फेजेस, ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। लीव्स एंड फेजेस का मतलब होता है स्वार्थी विचारधारा, एक ऐसी मेंटलिटी, पर्सनल प्रॉफिट एज अ मोटिव फॉर रिलीजियस। स्पेशली ये रिलीजियस में जो लोग अपने फायदे के लिए कोई भी चाल चलते हैं, कुछ भी ऐसा, उसको हम कहते हैं लीव्स एंड फेजेस। लीव्स एंड फेजेस का मतलब होता है अपने स्वार्थ के लिए या अपने पर्सनल फायदे के लिए। ठीक है ना, कोई भी जो विचारधारा होती है आपकी, वो आपके फायदे के लिए है। टू लाफ इन और अप वन स्लीप्स, अब देखो मुंह छिपाकर हंसना। टू लाफ इन, या तो ऐसे पढ़ लो टू लाफ इन या लाफ अप वन स्लीव्स, अपने स्लीव्स के अंदर जैसे करके हंसते हैं ना लोग, ऐसे करके, ऐसे करके, तो ऐसे करके हंसना होता है, मुंह छिपा के हंसना। बी सीक्रेटली अम्यूज्ड, है ना, बी सीक्रेटली अम्यूज्ड, एंटरटेन तो हो रहे हैं बट सीक्रेटली, आप सबको नहीं जताना चाहते। एक होता है लाइक स्प्रेड वाइल्ड फायर, लाइक वाइल्ड फायर या स्प्रेड वाइल्ड फायर, यानी कि जब कोई चीज जंगल की आग की तरह फैल जाती है, यानी कि कोई भी चीज जो तेजी से फैलती है उसको हम कहते हैं, तेजी से फैलने वाली कोई भी बात, तेजी से फैलने वाली कोई भी बात जो होती है ना, उसको कहते हैं लाइक स्प्रेड वाइल्ड फायर। लाइक स्प्रेड वाइल्ड फायर, तेजी से, स्प्रेड वेरी क्विकली,
अगर जंगल की आग की तरह कोई चीज़ फैल जाती है, इसका मतलब है लाइक स्प्रेड वाइल्ड फायर। ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग। एक होता है अ लाइव वायर एनर्जेटिक होता है भाई, लाइव वायर तो आपने पढ़ा ही होगा, जीवंत एवं तंदुरुस्त व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति आप देख रहे हो, ये भाई साहब को बच्चों को किस अच्छे से खिला रहे हैं, नहीं, ये क्या कर रहे हैं, लिवली एंड एक्टिव, एक बहुत ज्यादा एक्टिव होना, लिवली होना। ठीक है ना, हाँ जी। जीवंत एवं तंदुरुस्त व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा तंदुरुस्त है, हैप्पी है, लाइव वायर। ठीक है भैया, ये हो गई आपकी क्लास समाप्त। यानी कि टोटल 45 idioms आर कंप्लीटली डिस्कस्ड इन दिस सेशन। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और लाइक वाइक आप खुद ही कर लिया करो। पेड कोर्सेज के लिए आप जानकारी ले सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। एसएससी सीजीएल के लिए आपको अगर टारगेट बैच ज्वाइन करना है, ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ से फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए। थैंक यू, बाय बाय।